बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एम्ब्रियोलॉजी ऑफ स्टोमक। स्टोमक एक फोरगट का पार्ट है और आपको पता है कि फोरगट को सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी होती है? सिलिक आर्टरी होती है। तो स्टोमक फोरगट का पार्ट है। हमने फोरगट को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक इसका क्रेनियल पार्ट और इसका एक कॉर्डल पार्ट। लेट अस सी विच आर द क्रेनियल पार्ट एंड विच आर द कॉर्डल पार्ट ऑफ फोरगट। जो क्रेनियल पार्ट था फोरगट का, उसको हम प्राइमोडियल गट या फिर फेरेंजियल गट भी बोलते हैं, या फिर इसको सिंपल फेरिंग्स बोलते हैं। जबकि जो उसका कॉर्डल पार्ट होगा उसने जीआईटी का पार्ट बनाना होगा, और वो वाला जीआईटी का पार्ट जो इसोफेगस से लेकर डिस्टल एंड ऑफ बाइल डक्ट, यानी सिंपल जो डूडिनम का फर्स्ट पार्ट और डूडिनम के सेकंड पार्ट का प्रोक्सिमल हाफ, यानी अप टिल द ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट, यहाँ तक जो पार्ट होगा वो कॉर्डल पार्ट ऑफ फोरगट से बनेगा। अब स्टोमक तो बनेगा फोरगट से। लेट अस सी व्हाट विच इज़ फोरगट। नॉर्मली जो फोरगट होती है वो ट्यूब्यूल लाइक होती है। सी दिस इज ट्यूब्यूल। लेकिन स्टोमक तो सबसे बड़ा डायलेटेड जे शेप्ड पार्ट होता है जीआईटी का। इस डायलेटेड पार्ट को बनाने के लिए इस ट्यूबुलर फोरगट में क्या आएगी? डायलिटेशन आएगी। वो डायलिटेशन फ्यूजिफॉर्म शेप की होगी, जिस तरह स्मूथ मसल फाइबर फ्यूजिफॉर्म शेप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी व्हाट इज द शेप ऑफ डायलिटेशन। दिस इज अ डायलिटेशन विच इज़ फ्यूजिफॉर्म इन नेचर। तो नॉर्मली ये क्या थी? प्राइमोडियल फोरगट थी। इस प्राइमोडियल फोरगट में क्या आई? डायलिटेशन आई। वो उस फोरगट के वो वाले पार्ट में जो इसोफेगस वाले पार्ट से क्या होगा? डिस्टल पड़ा होगा। सपोज दिस इज द इसोफेगियल पार्ट जिसने इसोफेगस बनाना है, और ये वाला पार्ट जिसने बनाना है स्टोमक। जो वो वाला पार्ट फोरगट का जिसने स्टोमक बनाना है, उस पार्ट में फ्यूजिफॉर्म डायलिटेशन अपीयर होगी। वो फ्यूजिफॉर्म डायलिटेशन इस तरह अपीयर होगी कि इसके दो बॉर्डर हो गए। एक इसका होगा वेंट्रल बॉर्डर और इसका एक होगा पोस्टीरियर बॉर्डर, जो हमें यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। तो इसका पीछे वाला बॉर्डर होगा डोर्सल बॉर्डर। जो डोर्सल बॉर्डर होगा वो ज़्यादा ग्रो कर जाएगा एज कम्पेयर टू वेंट्रल बॉर्डर। लेट अस सी हाउ इट ग्रोस। जो उसका वेंट्रल बॉर्डर होगा वो लेस ग्रो करेगा एज कम्पेयर टू डोर्सल बॉर्डर। डोर्सल बॉर्डर ग्रो रैपिडली, और डोर्सल बॉर्डर ज़्यादा ग्रो कर जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कर्व हो जाएगा। ज़्यादा कर्व हो जाने की वजह से हम डोर्सल बॉर्डर को बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टोमक। जबकि जो वेंट्रल बॉर्डर है वो ज़्यादा ग्रो ना कर सका, तो फिर इसकी कर्वेचर भी ना होने के बराबर होगा, तो उसको बोलेंगे लेजर कर्वेचर ऑफ स्टोमक। This is the laser curvature and this should be the greater curvature of stomach. अब स्टोमक अपनी फाइनल पोजीशन को अटेन करेगा। इसकी पहले फाइनल पोजीशन को अटेन करने के लिए पहले इसकी लेंथ वाइज देख लेते हैं। पहले जो स्टोमक बनता होता है वो स्टोमक बनता है प्राइमोडियल थोरैसिक रीजन में। कहाँ बनता है? प्राइमोडियल थोरैसिक रीजन में या फिर प्रिमिटिव थोरैसिक रीजन में। लेकिन प्रिमिटिव थोरैसिक रीजन में बनने के बाद इसने कहाँ जाना होगा? एब्डोमेन में जाना होगा, क्योंकि स्टोमक अडल्ट में तो ये एब्डोमेन में होता है। नॉर्मली ये प्रिमिटिव थोरैसिक रीजन में होता है, लेकिन ये एब्डोमेन में कैसे जाएगा? ये इसोफेगस की लेंथनिंग की वजह से जाएगा। किसकी वजह से जाएगा? इसोफेगस की लेंथनिंग की वजह से। इसोफेगस की जो लेंथनिंग होगी वो स्टोमक की फाइनल पोजीशन को डिटरमिन करेगी। अगर इसोफेगस लेंथन नहीं होता फिर वो स्टोमक जो थोरैसिक रीजन में पड़ा रहा था वो एब्डोमेन में नहीं पहुंचेगा। तो ऐसा स्टोमक थोरैसिक कैविटी के अंदर रह जाएगा। स्टोमक लाइज इन थोरैसिक कैविटी। अगर स्टोमक थोरैसिक कैविटी में रह गया तो वो थोरैसिक कैविटी का विसरा को पेनिट्रेट करेगा। थोरैसिक कैविटी में आपको पता है कि ये कौन से विसरा होते हैं? ये होते हैं लंग्स होते हैं। तो ये लंग्स को क्या करेगा? कंप्रेस करेगा ये स्टोमक। अगर ये स्टोमक लंग्स को कंप्रेस करेगा तो लंग्स की जो डेवलपमेंट होगी वो ना होने के बराबर हो जाएगी। इस कंडीशन को बोलेंगे पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। उस पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो जाने की वजह से जो फीटल लंग्स हो गए वो रिस्पायरेशन को प्रमोट नहीं कर सकते। जब वो रिस्पायरेशन को प्रमोट नहीं कर सकते तो फिर डेथ भी हो सकती है। तो जो इसोफेगस की जो लेंथनिंग है वो इसेंशियल है स्टोमक की फाइनल पोजीशन को अटेन करने के लिए। इसके अलावा जो स्टोमक की जो फाइनल, ये तो बात होगी फाइनल पोजीशन की होगी फिगस की लेंथनिंग की वजह से। जो इसकी फाइनल अपीयरेंस और शेप होगी वो दो रोटेशन की वजह से होगी। एक रोटेशन होगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, एक रोटेशन होगी एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस की वजह से। इन दो रोटेशन की वजह से क्या होगा? स्टोमक अपनी फाइनल अपीयरेंस और शेप को अटेन कर लेगा। इस तरह अटेन कर लेगा कि इसका जो स्पेसिफिक बॉर्डर्स हो गए और सरफेस होगी वो एक अपनी स्पेसिफिक जगह पे आ जाएगी। देखते हैं वो कौन सी रोटेशन होगी। रोटेशन दो एक्सिस में होती है। एक रोटेशन होती है एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होती है, और दूसरी रोटेशन होती है एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस पर। दिस इज द
एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस पर। अब हम पहले ड्रा कर लेते हैं कौन सी रोटेशन को, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के रोटेशन को। लेट अस सी, दिस इज अ स्टोमक फ्यूजिफॉर्म इन शेप। अब रोटेशन होगी, इसकी जो रोटेशन होगी उसका एक्सिस क्या होगा, वो 90 डिग्री का होगा और कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से फिर ये अपनी फाइनल पोजीशन को अटेन कर लेगा। कैसे कर लेगा अभी देख लेते हैं। ये स्टोमक है। अब आपने ध्यान से देखना है, ये स्टोमक का वेंट्रल बॉर्डर है, स्टोमक का पीछे वाला बॉर्डर, स्टोमक की ये कौन सी सर्फिस होगी, लेफ्ट, और ये राइट सर्फिस होगी या फिर राइट बॉर्डर होगा। अब रोटेशन इसकी क्लॉकवाइज होनी है, तो दिस इज द क्लॉकवाइज रोटेशन। इस क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से क्या होगा, ये जो स्टोमक का कुछ इस तरह से पार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं स्टोमक का पार्ट। अब इस रोटेशन की वजह से क्या हुआ, जो स्टोमक का जो वेंट्रल बॉर्डर था, ये वाला जो वेंट्रल बॉर्डर था, वो कहाँ मूव कर गया, वो राइट साइड की तरफ मूव कर गया। और जो इसका डॉर्सल बॉर्डर था वो कहाँ पे मूव कर गया, लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर गया। सपोज दिस इज द डॉर्सल बॉर्डर और ये कहाँ पे मूव कर गया, लेफ्ट साइड पे, तो उसको बोलेंगे हम ग्रेटर कर्वेचर। और जो इसका वेंट्रल बॉर्डर था वो लेफ्ट साइड की तरफ चला गया, तो उसको बोलेंगे लेजर कर्वेचर। जो स्टोमक की जो एंटीरियर सरफेस थी, जो स्टोमक की लेफ्ट वर्ड सरफेस थी वो आगे की तरफ आ गई, जो स्टोमक के जो राइट वर्ड बॉर्डर था वो पीछे की तरफ आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो लेफ्ट बॉर्डर वो आगे की तरफ आ गया, जो राइट बॉर्डर था वो पीछे की तरफ चला गया। अब इस रोटेशन की वजह से जो राइट वेगस नर्व होगी ना, वो सप्लाई करेगी स्टोमक की पोस्टीरियर सरफेस को, जो लेफ्ट वेगस होगी वो स्टोमक को सप्लाई करेगी स्टोमक की एंटीरियर सरफेस के ऊपर। तो लेफ्ट वेगस सप्लाई करेगी स्टोमक की एंटीरियर सरफेस को, और जो राइट वेगस होगी वो स्टोमक के पोस्टीरियर सरफेस को सप्लाई करेगी। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इसका लेफ्ट वर्ड बॉर्डर था वो कहाँ पे चला गया, आगे की तरफ आ गया। उसका राइट वर्ड बॉर्डर था वो पीछे की तरफ चला गया, जिसकी वजह से जो राइट वेगस होगी वो पोस्टीरियर सरफेस को, जो लेफ्ट वेगस होगी वो एंटीरियर सरफेस को सप्लाई करेगी। आगे हम और देख लेते हैं इसका। अब बात आती है एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस के ऊपर रोटेशन की। ये एक्सिस पे भी 90 डिग्री की रोटेशन होगी और वो भी क्या होगी, क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। अब उसको देख लेते हैं। जो पोस्टीरियर एक्सिस पे रोटेशन की वजह से जो स्टोमक का क्रेनियल एंड होगा वो थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर जाएगा और थोड़ा सा लेफ्ट वर्ड मूव कर जाएगा। जो स्टोमक का जो कॉर्डल एंड होगा यानी पाइलोरिक पार्ट होगा वो राइट वर्ड मूव करेगा, थोड़ा सुपीरियरली मूव करेगा। तो फाइनली 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से जो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस पर हुई थी, जिसकी वजह से स्टोमक का जो पार्ट एरो को फॉलो कीजिएगा लेफ्ट की तरफ जा रहा है और थोड़ा सा इन्फीरियरली मूव कर रहा है, और जो उसका जो कॉर्डल पार्ट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और राइट वर्ड मूव कर रहा है। तो ये सारा काम हुआ एंटीरो पोस्टीरियर रोटेशन की वजह से। अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट मिजेंट्री स्टोमक की। जो स्टोमक चूंकि एक इंट्रापेरिटोनियल विसरा है तो उसकी मिजेंट्री होगी। तो यहाँ पे दो तरह की मिजेंट्री देखने को मिलती है, वेंट्रल मिजेंट्री और डोर्सल मिजेंट्री। वेंट्रल मिजेंट्री वो मिजेंट्री जो स्टोमक को एंटीरियर बॉडी वाल से जोड़ेगी। फॉर एग्जांपल दिस इज स्टोमक एंड दिस शुड बी द वेंट्रल मिजेंट्री एंड दिस शुड बी द डोर्सल मिजेंट्री। और डोर्सल मिजेंट्री किसका पार्ट होगी, डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम का। और वेंट्रल मिजेंट्री डिराइव होगी सेप्टम ट्रांसवर्सियम से। लेट अस सी, दिस इज डोर्सल मिजेंट्री एंड दिस इज वेंट्रल मिजेंट्री, या फिर आप सिंपल वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम बोल दो आप इसको, क्योंकि स्टोमक के लिए क्या होगा, मेसोगैस्ट्रियम होगा। जो वेंट्रल मिजेंट्री होगी वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये दो पार्ट में क्यों डिवाइड होगी, क्योंकि वेंट्रल मिजेंट्री ड्राइव हुई है सेप्टम ट्रांसवर्सम से, और सेप्टम ट्रांसवर्सम के अंदर लीवर की ग्रोथ होनी है। तो जो वेंट्रल मिजेंट्री है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक होगा लेजर ओमेंटम, दूसरा पार्ट होगा फेल्सीफॉर्म लिगामेंट होगा। तो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट वो वाला पार्ट जो लीवर को एंटीरियर बॉडी वाल से जोड़ेगा, तो उसको बोलते हैं कि फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। वो वाला पार्ट वेंट्रल मिजेंट्री का जो जोड़ेगा स्टोमक और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ डुओडेनम को लीवर से, उसको बोलते हैं लेजर ओमेंटम। लेजर ओमेंटम के भी दो पार्ट होते हैं, हेपेटोडुओडेनल लिगामेंट और दूसरा होता है हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। हेपेटोडुओडेनल लिगामेंट का मतलब वो लिगामेंट जो किसको जोड़ा है, लीवर को जोड़ा है, किससे, डुओडेनम के प्रोक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर या फिर सिंपल 2 सेंटीमीटर। और लेजर ओमेंटम का वो वाला पार्ट जो स्टोमक को जोड़ा है, स्टोमक के कौन से पार्ट को, स्टोमक के लेजर कर्वेचर को जोड़ा है, किससे, लीवर से, उसको बोलेंगे हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। तो ये स्टोमक की थोड़ी मिजेंट्रीज भी थी। अब चूंकि स्टोमक की रोटेशन होती है, स्टोमक की रोटेशन हुई थी, लेफ्ट वर्ड रोटेशन थी। इस रोटेशन की वजह से क्या होगा, जो स्टोमक के पीछे कुछ स्पेस क्रिएट हो जाएगी, उस स्पेस को बोलेंगे ओमेंटल बर्सा, और जो लेजर ओमेंटम होगा वो राइट की तरफ मूव कर जाएगा। लेट अस सी, फॉर एग्जांपल दिस शुड बी द डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम एंड दिस शुड बी द स्टोमक। ये स्टोमक है, स्टोमक हो गया। अब रोटेशन की वजह से क्या होगा, रोटेशन की वजह से कुछ इस तरह से स्पेस क्रिएट हो जाएगी।
स्टोमक के पीछे एक स्पेस क्रिएट होगी, इस स्पेस को बोलेंगे ओमेंटल बर्सा, स्पेस को क्या बोलेंगे ओमेंटल बर्सा। और जो लेजर मोमेंटम होगा वो कहाँ पे मूव कर गया, राइट वर्ड मूव कर गया। तो ये स्टोमक की रोटेशन की वजह से ऐसा होता है। तो ये थी स्टोमक की थोड़ी सी ब्रीफ एम्ब्रियोलॉजी। अब स्टोमक के कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेट्स को पढ़ लेती है। वो क्लिनिकल कोरिलेट्स स्टोमक के कौन से पार्ट को अफेक्ट करेंगे, स्टोमक के पार्ट को, पाइलोरिक पार्ट को अफेक्ट करेंगे, उसको देख लेते हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमें स्टोमक के कुछ पार्ट नजर आएंगे, जिसका जो सुपीरियर एक्सपांडेड पार्ट है तो उसको फंडस बोलते हैं, देन कम्स बॉडी, और एक पाइलोरिक पार्ट होगा। जिसका पाइलोरिक पार्ट होता है वो पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक किनाल में डिवाइड होता है, और पाइलोरिक किनाल के डिस्टल एंड पे एक स्फिंक्टर होता है, उसको बोलते हैं पाइलोरस। अगर कंजेनिटल तौर पे जो पाइलोरस के लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर स्मूथ मसल फाइबर, ज़्यादातर सर्कुलर स्मूथ मसल फाइबर, इनकी हाइपरट्रॉफी हो जाए, इस तरह हाइपरट्रॉफी हो जाए तो वो पाइलोरिक किनाल के ल्यूमेन को काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस डायग्राम में देखें, मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा नैरो कर दिया। क्यों? क्योंकि जो पाइलोरिक स्टीनोसिस, जो पाइलोरिक एंड था या पाइलोरस था, वहाँ पे हाइपरट्रॉफी होगी, इसके स्मूथ मसल फाइबर जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर थे उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाए। अगर वो हाइपरट्रॉफी होगी तो फिर स्टोमक की कंटेंट ड्यूडेनम में पास नहीं कर सकेगी। अगर स्टोमक की कंटेंट ड्यूडेनम में पास नहीं कर सकेगी तो फिर काफ़ी नरिशमेंट काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगी, यानी मेल नरिशमेंट हो जाएगी। और दूसरी बात, स्टोमक की कंटेंट जमा होती रहेगी। जब स्टोमक की कंटेंट ज़्यादा जमा हो जाएगी तो वो एक रिफ्लेक्स को या मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा, उसको बोलते हैं वॉमिटिंग रिफ्लेक्स या फिर वॉमिटिंग प्रोसेस। इस वॉमिटिंग प्रोसेस में होगा कि जो इन्फॉर्मेशन लेके कौन नर्व जाएगी वो होगी वेगस, और वेगस इन्फॉर्मेशन देती होती है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को, वहाँ से फिर वॉमिटिंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा। लेकिन चूंकि ज़्यादा फूड जमा होगी, क्योंकि स्टोमक एक डायलेटेड पार्ट होता है, यहाँ पे फूड नॉर्मली स्टोरेज होनी होती है, लेकिन ज़्यादा फूड आगे पास नहीं हो पा रही। जब ज़्यादा फूड आगे पास नहीं हो पा रही तो फिर जो स्टोमक में की कंटेंट ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा कंटेंट हो जाएगी तो फिर जो फीटस होगा या फिर इन्फेंट होगा उसको वॉमिटिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि काफ़ी कंटेंट्स काफ़ी ज़्यादा जमा हो चुके हैं। फिर वो जो इन्फेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ वॉमिटिंग करेगा। ऐसी वॉमिटिंग जो काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ हो, उस वॉमिटिंग को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। तो हम हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मस्कुलर थिकनिंग ऑफ पाइलोरस, और इसकी वजह से क्या होगा, वॉमिटिंग होगी। और जो स्टोमक की ड्यूडेनम की तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी, स्टोमक के पाइलोरिक पार्ट की भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, और स्टोमक का जो बॉडी और फंडस इसकी काफ़ी ज़्यादा डायलिटेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट्स है फूड के वो जमा होना शुरू हो गए। अब इस कंडीशन को ट्रीट कैसे करना है, इस कंडीशन को ट्रीट इस तरह करना है कि जो हाइपरट्रॉफिक मसल है उनको निकाल दो, उनको काट दो। काट देने का मतलब टोमी। तो इस कंडीशन को बोलेगी, इस प्रोसेस को बोलेगी या फिर सर्जरी को बोलेगी पाइलोरोटोमी। इस पाइलोरोटोमी में होगा कि एक लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन देगी इस एरिया में, वो इंसिजन क्या करेगा, ज़्यादा हाइपरट्रॉफिक स्मूथ मसल फाइबर को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, जिसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन थी वो रिमूव हो जाएगी। इस तरह ये कंडीशन ट्रीट हो जाएगी। इस कंडीशन को कहते हैं हम हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस।